कह रहा हूं मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। आपने मोबाइल फोन खोला, आपके सामने एक रील आई, आपने जैसे ही उस रील को 10 सेकंड फालतू देखा, आप गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि अगली रील फिर सेम कंटेंट पर आपके सामने आएगी। 2, 3, 4, 5 रील देखते देखते यू विल लूज योर एजेंसी टू डिसाइड कि आपने क्या देखना। इसका क्या लेना देना है इस देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से? तो इसे इस तरह से समझिए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आप मान के चलते हैं तो मशीन है, मशीन को क्या पता किसकी क्या जाति है, किसका क्या धर्म है। लेकिन ये मशीन जिसे हम जीपीटी कहते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म्स, इसका प्री ट्रेन किसने ट्रेन किया? कौन है कॉर्पोरेट में बैठे हुए वे लोग जो बीटेक कर आए, सारी जिंदगी आरक्षण को गाली देते रहे और अब एचसीएल में या किसी टीसीएस में बैठकर ये प्री ट्रेन कर रहे हैं? उनके मन में जाति को लेकर जो ब्राह्मणवादी घृणा है वो कहां जाएगी? वो इन्हीं कोड्स में आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वह मशीन जिसे आप एक मशीन मानते हैं, कोड मानते हैं, उसमें ठीक वह ब्राह्मणवादी घृणा शामिल हो जाएगी जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं यकीन होता तो मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूं। ChatGPT 4 पेड वर्जन मेरे पास था, मेरे पास एक टीम है जो बाकायदा इन चीजों को देखती है, और मैंने इस ChatGPT 4 से ये कहा, सवाल पूछा, गिव मी द डेमोग्राफी, give me the demography of individuals who train GPT for OpenAI. OpenAI वह कंपनी है जिसके GPT का नाम ChatGPT है। मैंने कहा बताओ किसने आपको ट्रेन किया, उनकी डेमोग्राफी क्या है, उसमें किस धर्म के लोग, किस रेस के, क्योंकि विदेशी भी होंगे, किस नस्ल के लोग थे, उसमें किस आयु के लोग थे, उसमें किस जाति के लोग थे। क्या उत्तर दिया जानते हैं ChatGPT ने? ChatGPT ने कहा I cannot tell you. This is against the policy. And you know, क्या ChatGPT, जो लोग यंग लोग हैं वो जानते हैं कि ChatGPT को हम टेढ़ा मेढ़ा करके दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने फिर पुश करना शुरू किया, 2 सवाल, 3 सवाल, तीसरे सवाल तक आते आते उसने उत्तर दिया अगेन I cannot tell you, मैं बता नहीं सकता। लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट कन्फेशन, ChatGPT ने कहा बट आई अंडरस्टैंड दैट माय रिस्पॉन्सेस, मेरे जो रिस्पॉन्सेस हैं वह इन्फ्लुएंस हो सकते हैं प्री ट्रेन करने वाले लोगों के बायसेस से। ये जाति पर लागू होता है, ये जेंडर पर लागू होता है, ये धर्म पर लागू होता है, ये राष्ट्रीयता पर लागू होता है, तमाम चीजों पर लागू होता है। इसलिए वे कोर्ट्स जिन्हें आप मानकर चलते हैं कोर्ट्स की कोई जाति नहीं होती, अटेंशन की कोई जाति नहीं होती, आप गलत हैं। अटेंशन की जाति भी होती है, धर्म भी होता है। इसलिए मैं पूछता हूं कितने बहुजन इन्फ्लुएंसर्स आपको याद आते हैं और उन बहुजन इन्फ्लुएंसर्स की फॉलोइंग में आपको कितनी डाइवर्सिटी दिख पाती है? आप पाएंगे कि इस मामले में हमारी स्थिति वैसे ही खराब है, ठीक वैसे जैसे कि क्रिकेट एक अच्छा खेल है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को जितने मौके मिलते हैं उतने विनोद कांबली को नहीं मिलते। बिल्कुल यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होता है, ये आपके सपनों पर, एस्पिरेशंस पर लागू होता है। आपका आईएएस बनने की चाह, आपकी बड़ी सरकारी नौकरी पाने की चाह, ये चाह या ये स्वप्न आपके प्रिविलेजेस से या आपके डेप्रिवेशन से इंसुलेटेड नहीं, उनसे प्रभावित होता है। पिछले 20-22 सालों में मुझसे ये हजारों बार सवाल पूछा गया कि सर आईएएस कैसे बनते हैं, कौन से गुणों से आईएएस बना जाता है। मैं यहां आपके सामने इसका सही उत्तर दे रहा हूं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कमिटमेंट, these are only minor variable in your success or failure. बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है।
दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये बहुत जटिल समीकरण है जिसमें आपने कितनी मेहनत की, कितनी लगन से काम किया, कितने आपके व्यक्तिगत दृढ़ निश्चय था, ये सब मैटर करते हैं। लेकिन सेकेंडरी वेरिएबल्स हैं, प्राइमरी वेरिएबल है आपके प्रिविलेजेस और आपके डेप्रिवेशन, आपके अभाव और आपके प्रिविलेजेस। वरना रिजल्ट देख जाइए ना, 95% ऑफ द पीपल सेलेक्टेड अक्रॉस बोर्ड आर हायर मिडिल क्लास वर्ग के तौर पर। और इस हायर मिडिल क्लास में अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट होने वाले लोगों में आप पाएंगे कि बहुजन लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए उन ओटीटी प्लेटफॉर्मों से मत गुमराह होइए जो आपको कहते हैं कि चक्की चलाता था आईपीएस बन गया। ऐसी सक्सेस स्टोरीज टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेस स्टोरीज होती नहीं, लेकिन 1000 में वही 5 होती हैं। उन्हीं 5 को आपको बेचा जाता है और उनके आधार पर आप ये मान लेते हैं कि ये ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से सो कॉल्ड मेरिट बेस्ड है। अगर ये शुद्ध मेरिट बेस है तब भी इस मेरिट के कंस्ट्रक्ट को क्वेश्चन करना, उस पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरिट आपकी कल्चरल कैपिटल के बिना नहीं आएगी। और कल्चरल कैपिटल उसी कैपिटलिज्म का उत्पाद है जिस कैपिटलिज्म के तहत हमारे तमाम प्रतिष्ठानों को निजी कर दिया जा रहा है। क्योंकि जब ये प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर निजी हो जाएंगे, जब आपका जो इंक्लूजन है, आपका जो वैविध्यकरण है, जो आपकी डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी जब आपसे छिन जाएगी, तब आपके पास इन सपनों को हासिल करने की संभावना और कम हो जाएगी। इट विल बी फर्दर रिड्यूस्ड। इट इज ऑलरेडी लेस बट इट विल बी फर्दर रिड्यूस्ड। इसलिए सवाल उठाना सीखें। जब डॉक्टर ललित मोहन ने कहा कि गाली जो लगातार हम अपमान सहते हैं उसके खिलाफ सवाल उठाइए, और सिर्फ इतना नहीं, अपने मोहल्ले के सवालों चीजों के लिए सवाल उठाइए। मैं तो कहता हूं हर चीज पर सवाल, सब पर। मैं तो अपने विद्यार्थियों से कहता हूं विजेंद्र चौहान पर सवाल जरूरी। मैंने तो एआई पर सवाल उठाया। एआई तो मनुष्य है भी नहीं, इसलिए हर संरचना पर सवाल उठता है, क्योंकि ये सवाल इस लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, इस संविधान के प्रति आपके दायित्व को पूरा करते हैं। और ये सवाल किसी उम्र में खत्म नहीं होने चाहिए। मैं केवल युवाओं से नहीं कह रहा हूं कि सवाल उठाए, बल्कि मैं तो अपने सीनियर साथियों से कह रहा हूं, जो रिटायर हो गए उनसे कह रहा हूं कि सवाल उठाइए। आपके लिए तो सवाल उठाना और निरापद है। अब क्या खोएंगे? हर नैरेटिव पर सवाल उठाइए। जो भी आपको नैरेटिव की तरह परोसा जाता है, वह नैरेटिव अगर किसी से नफरत करने के लिए प्रेरित कर रहा, तब तो निश्चित तौर पर सवाल है। क्योंकि नैरेटिव हमेशा किसी को अदृश्य शत्रु की तरह सामने रखता है। जैसे ही आपको कहा गया डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अब इसके पीछे क्या चीज थी? इसके पीछे आप में उस नफरत को पैदा करना था जो अल्पसंख्यकों से आपके लिए आपके मन में बोई जा सके। इसी लाल किले से एक और दूसरी चीज की गई। एक तरफ ही नफरत पैदा की गई, फिर वह संगठन जो इस नफरत को एक शताब्दी से फैला रहा है, उसकी बढ़ाई की, उसके गुणगान किए गए। जो संगठन अपनी पूरी प्रकृति में सवर्ण ब्राह्मणवादी संगठन है, उसके लिए लाल किले से आने वाली प्रशंसा किसे आहत नहीं करेगी। अगर आप उससे आहत नहीं हो रहे तो प्लीज थोड़ा सा आत्ममंथन कीजिए। इसी साल 14 अप्रैल को मैं नागपुर की दीक्षा भूमि में प्रमुख वक्ता के तौर पर शामिल हुआ। इसी तरह का कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम होता है। जो लोग नागपुर दीक्षा भूमि गए हैं 14 अप्रैल जानते हैं कि एक विशाल कार्यक्रम होता है। ये नागपुर वही नागपुर है
जिस नागपुर में इस बहुप्रशंसित संगठन, उन्होंने कहा आप उत्तर भारतीयों ने इनको इतनी हवा दे रखी है, नागपुर अंबेडकर की जगह है, वो इनसे इतनी परवाह नहीं करता। आखिर आप इस नागपुर से आ रहे आत्मविश्वास को ऐसे ही विसर्जित नहीं होने दे सकते, क्योंकि ये आत्मविश्वास जो नागपुर से आप तक पहुंचा है, ये आप पर कर्जा, ये एक तरह से आप पर आपकी अमानत है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे द्विगुणित करके, इसे तिगुना करके, इसे चारगुना करके आसपास फैलाएं। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय पूरा देश जो पूरा का पूरा हमारा समुदाय है उसकी तरफ देख रहा है। अल्पसंख्यक और बहुजन मिलकर, जिन्हें हम मूल निवासी कह रहे हैं, ये उनकी तरफ देख रहा है कि वही ये जो चारों तरफ हिंसा का और नफरत का जहर फैलाया जा रहा है उसे दूर कर सके। ये तो समस्याओं की बात थी। सवाल अब यह है कि यह जो ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद इतना ताकतवर कैसे हो जाता है? हम लोगों ने क्लासरूम में इसे समझने की कोशिश की और हमें कुल मिलाकर 4+1 गिरोह के 5 एक गिरोह मिला, जिस गिरोह में 5 सदस्य हैं जो इस ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद को, जो कि धार्मिक राष्ट्रवाद की पीठ पर चढ़कर आता है, उसे ताकतवर बनाते हैं। और ये कहीं बाहर नहीं है, यकीन कीजिएगा। पहली चीज है परिवार। प्लीज अपने परिवार पर आलोचनात्मक नजर डालिए, क्योंकि ये परिवार है जो पहले दिन से धर्म की और सवाल न पूछने की घुट्टी पिलाता है। हम अपने बच्चों से नाराज होना शुरू करते हैं क्योंकि वो हम पर सवाल उठाते हैं। हम अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं चुप रहो, और बच्चे जब चुप हो जाते हैं तो वो सिर्फ बाप के लिए चुप नहीं होते, वो हर अन्याय, हर शोषण जो उनके लिए उन्हें शोषण दिखाई देता है उसके प्रति चुप हो जाते हैं। हम बच्चों की कंडीशनिंग करते हैं, कैसे बैठोगे, कैसे चलोगे, लड़कियां कहां जाएंगी, कहां नहीं जाएंगी। इस प्रक्रिया पर दोबारा सवाल उठाइए। पहली चीज परिवार। इसलिए परिवार को लोकतांत्रिक बनाएंगे तब संविधान की इज्जत करना परिवार से शुरू होगा, क्योंकि संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, व्यक्तियों को अधिकार देता है, वो केवल समुदायों को नहीं देता। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति का, नागरिक का अधिकार है। बच्चे को पैदा होते ही मिलता है, बशर्ते आप उसकी इज्जत कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को आप उसका पोषण नहीं करेंगे, उसको गाइडेंस नहीं देंगे, लेकिन बच्चे को सवाल पूछना सिखाइए। और फिर अगला चरण आता है, और ये चरण है धर्म। बच्चा जब अभी 3 साल का, 4 साल का है और वो आपके कहने पर कपड़े नहीं पहन रहा, तो आप उसे क्या कह रहे हैं? हाँ, पाप लगेगा। कोई पाप नहीं होता दोस्त। न पाप होता है, न पुण्य होता है, न स्वर्ग होता है, न नर्क होता है। लेकिन जैसे ही आप छोटे बच्चे को खिलौने में, बातचीत में ये पाप और पुण्य देना शुरू करते हैं, बाद के लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसके हाथ में हथियार पकड़ा दे और कहे कि इसे मार, इसकी हत्या कर, पुण्य मिलेगा। इसलिए बच्चे को दंगाई बनाने की शुरुआत धर्म का सहारा लेकर हम परिवार में करना शुरू करते हैं, और फिर तो बात बढ़ती जाती है, फिर रुकती नहीं है। फिर वो जो प्रसाद का लड्डू है बहुत महंगा पड़ता है, और जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसमें, इस गिरोह में 2 और लोग शामिल हो जाते हैं। पहला था परिवार, दूसरा था धर्म, तीसरा आता है राज्य, खुद कानून। क्योंकि राज्य किसके हाथ में है इस समय? राज्य दरअसल हमेशा जो वर्चस्ववादी लोग होते हैं उनके हाथ में रहता है। इसलिए राज्य नीतियों से और कानूनों से वह सब करा ले जाता है जो अन्यथा आप करने से बचेंगे। तो परिवार, धर्म, राज्य, और एक और इस गिरोह की चीज है जिसके बारे में हम हमेशा से एकदम बगुले के सफेद पंखों की तरह बहुत आसक्त रहे हैं। वह चीज है जिससे मैं आता हूं, शिक्षा।
ये बात सही है कि शिक्षा सवाल पूछना सिखाती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन अगर यह शिक्षा ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए जो आपको दहाड़ना और सवाल पूछना सिखाने की बजाय नत मस्तक होना सिखाने लगे, तो यही शिक्षा खुद शिक्षा पर सवाल खड़ा करने की मांग करती है। क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है, संस्कृति में क्या पढ़ाया जा रहा है, सब पर नजर रखिए। क्योंकि शिक्षा बहुत आसानी से इस गिरोह में शामिल हो जाती है, और जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसमें मैंने कहा था एक +1 है। ये गिरोह है 4 लोगों का, यानी कि परिवार, धर्म, राज्य, शिक्षा, और इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वो है बाजार, यानी कि अर्थव्यवस्था, लाभ की कामना। जब ये पांचों चीज मिलती हैं, तब आपसे अक्सर आपकी एजेंसी, आपकी आजादी, आपके सपने, तमाम चीजें छीन ली जाती हैं और आप गिड़गिड़ाने लगते हैं, आप रेंगने लगते हैं, और इस रेंगने में ही अपने मोक्ष की कामना करने लगते हैं। आपको लगता है यही सब कुछ है। इसलिए सवाल पूछने वाला मूल निवासी है, सवाल पूछने वाला दलित, सवाल पूछने वाला बहुसंख्यक, सवाल पूछने वाला अल्पसंख्यक, इन तमाम चीजों को शत्रु दिखाई देता है। वो जेल में बंद कर दिए जाते हैं। हमारे एक साथी हैं हनी बाबू, 5 साल से बंद हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पुणे में भीमा कोरेगांव होता है, उस भीमा कोरेगांव में इस बात की खुशी मनाने के लिए गए थे कि देश में कभी दलितों ने असर्शन किया है, बहुसंख्यकों, बहुजनों ने असर्शन किया है। उनको 5 साल से बिना मुकदमे के जेल में बंद कर रखा है, बिना मुकदमे। ना बेल आ रही है, ना मुकदमा हो रहा है, और 5 साल से वे प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के जेल में इंतजार कर रहे हैं। एक साथी तो मर गए। जबकि एक डेरा है, उस डेरे के एक भक्त हैं गुरुजी, बलात्कार का आरोप है, साल में 70 दिन पैरोल पर बाहर रहते हैं, पूरे कन्विक्टेड है, तब भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आंखें खुली रखें, सवाल पूछें। ये सवाल पूछना निरापद नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कीमत नहीं चुकाई? क्या ज्योतिबा फुले ने कीमत नहीं चुकाई? सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने कीमत नहीं चुकाई? क्या हम पुरखों की उस चुकाई हुई कीमत को ऐसे बर्बाद होने दें कि कोई भी कुकुर आए, कोई भी मुर्गा आए, बांग दे और मसीहा बन जाए? नहीं करने दिया जा सकता। मैं दिल्ली से हल्द्वानी आप लोगों के पास इसी गुजारिश के साथ आया। मैं एक शिक्षक हूं, एक शिक्षक के तौर पे मरूंगा, और उसी आधार पर आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं, युवाओं से, वयस्कों से, बुजुर्गों से, कृपया इसे अपना दायित्व मानिए। मेरी गुजारिश है, मेरा आग्रह है, अपना दायित्व मानिए कि हम अपने बच्चों को वैज्ञानिक सोच से, अपने बच्चों को धार्मिकता के इस बवंडर से बचाएं, उन्माद से बचाएं। क्या 2 मिनट में केवल समाप्त करूंगा, क्या सूत्र हो सकता है जिस सूत्र के तहत मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई को ले जा सकते हैं? पहला सूत्र तो वामसक से आग्रह है, जो मैं पहले ही कर चुका हूं, कि प्लीज वामसक के एम को मत भूलिएगा। ये बहुत जरूरी कड़ी है। जिस दिन आपने उन्हें अनाथ छोड़ा, उस दिन दरअसल हम अपने ऊपर की छाया को समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि यह जो इंटर कम्युनिटी सॉलिडैरिटी है, ये जो अंतर सामुदायिक जो समर्थन है, सॉलिडैरिटी है, यही हमारा बीमा है शोषण के खिलाफ, पहली चीज। और यही लागू होता है देश के दूसरे महत्वपूर्ण न्यायप्रिय आंदोलनों के साथ आपकी नेटवर्किंग को लेकर।
अगर हम एक संगठन है और मान लीजिए मानवाधिकार पे काम करते हैं, एक दूसरा संगठन है जो स्त्री अधिकारों पे काम करता है, तीसरा संगठन है जो पर्यावरण पे काम करता है, और हम कहें कि नहीं नहीं ये लड़ाइयां हमारी नहीं, हमारी लड़ाई तो केवल बीए ठीक मिलना चाहिए, एचआरए ठीक मिलना चाहिए, नौकरी ठीक मिलनी चाहिए, यही हम जैसे ही ऐसे सहयोगी संगठनों की उपेक्षा करते हैं, हम अपनी लड़ाई को कमजोर करते हैं। अन्याय और शोषण के खिलाफ दुनिया का कोई भी संघर्ष मेरा संघर्ष, हमारा संघर्ष, ये संघर्ष भले ही गजा और पैलेस्टाइन में हो रहा हो या भारत के समुद्र तटों पर समुद्र को बचाने के लिए हो रहा हो, या देश की माएं, बहनें, औरतें, स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही हों, या देश के अल्पसंख्यक अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हों, या देश के आदिवासी जो खनन है, जो खनिज हैं, उनके अन्यायिक दोहन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हों, विस्थापन के खिलाफ आंदोलन हो रहे हों, ये तमाम आंदोलन हमारे बंधुत्व के आंदोलन। इन आंदोलनों को उपेक्षा से मत देखिए, और कभी कभी तो बड़ा भाई छोटा भाई की तरह देखिए। कई बार ये आंदोलन आपको छोटे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें समर्थन की जरूरत है और आप इस स्थिति में हैं कि समर्थन दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हर लड़ाई साझा होती है, और जब भी कहीं भी कोई भी अन्याय या शोषण होता है तो वह देश भर, दुनिया भर के न्याय के खिलाफ एक चोट करता है, क्योंकि न्याय या तो पूरा मिलता है या फिर बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरा आपसे यह आखिरी आग्रह है, अपने आसपास चल रही बराबरी की लड़ाइयों को, न्याय की लड़ाइयों को, शोषण के विरुद्ध खड़ी हुई लड़ाइयों को प्यार की निगाह से देखें, मोहब्बत की निगाह से देखें, इस निगाह से देखें कि वे भी आप ही का काम कर रहे हैं। आप किसी और काम में व्यस्त हैं, ठीक है, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं वह भी उतना ही जरूरी काम है जितना आपका काम है। इसलिए अगर कल को वे गलती से कहते हैं कि आप बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन मैं अभी बिजी हूं, नहीं आ सकता, तो इस बात पे नाराज मत होइए, क्योंकि वो जो काम वहां कर रहे हैं वो भी आप ही का काम है। अगर आप ऐसा देख पाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा हल्द्वानी आना सार्थक हुआ, और अगर मैं एक भी व्यक्ति पर वैसा प्रभाव डाल पाया होगा तो मैं नतमस्तक हूं आयोजकों का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान।